हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। जैसा कि लगातार हमने हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10-10 करा रहे हैं, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन। उसी लगातार रफ्तार में हम लोग 10 क्वेश्चन और लेके आए हैं, जो कि हिस्ट्री का मोस्ट VVI है। एग्जाम में पूरी संभावना है कि ये लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन याद करने की प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का विवरण दे। विशाल स्नानागार मतलब मोहनजोदड़ो का क्या था, यानी स्नानागार किसे कहते हैं? जहां हम लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं, उसे स्नानागार कहते हैं। ठीक है, लेकिन मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार में क्या मतलब क्या था, उसका विशेषता क्या था, उसके बारे में हमें बताना है। देखिए, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एक हौजी की तरह था। किसकी तरह? हौजी की तरह, यानी स्विमिंग पूल कहते हैं उसको। तो हौजी की तरह था, चारों ओर से घेरा हुआ था, प्लास्टर किया हुआ था। ठीक है, और उसकी जो लंबाई थी 40 फीट थी और चौड़ाई थी 30 फीट थी और गहराई थी 8 फीट। कितनी थी? 8 फीट गहराई थी। और उसमें जो पानी भरा जाता था वो कुएं के द्वारा निकाल कर उसमें पानी भरा जाता था। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। संथाल विद्रोह क्या है, संथाल विद्रोह कब हुआ, उस पर एक संक्षिप्त नहीं, छोटा सा टिप्पणी लिखना है। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855-56 में कान्हू और सिंधु दो भाई थे, उन दोनों भाई के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? कान्हू और सिंधु दो भाई थे, उसके द्वारा शुरू किया गया था 1855 और 56 में शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि किसान के जो ज़मीन थे वो अंग्रेज हड़प रखे थे। उस ज़मीन को छीनना, यानी किसान को सहमति प्राप्त करना। ठीक है, किसान के सहमत में ये दोनों भाई यानी कान्हू और सिंधु दोनों भाई मिल करके एक आंदोलन किया, जिसे हम संथाल आंदोलन या विद्रोह कहते हैं। ठीक है, उसको ज़मीन छीन करके फिर किसान को लौटाना ही उसका मुख्य उद्देश्य था। तो लिखेंगे कैसे? संथाल विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो संथाल विद्रोह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कुछ इस प्रकार है। ठीक है, क्या है कि 1855-56 में कान्हू सिंधु दो भाइयों ने मिलकर के अंग्रेज के खिलाफ किसान के सहमत में होकर के उनसे युद्ध किया, उनसे ज़मीन छीन करके किसान को लौटाया। इसीलिए इसी को हम क्या कहते हैं? संथाल विद्रोह कहते हैं। कब हुई थी? 1855-56 में। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के असफलता के 4 कारण लिखे। असफल मतलब हार गया, यानी 1857 क्रांति क्यों हारा गया? कोई ना कोई तो कारण होगा, उसका 4 कारण लिखना है। ठीक है, कितने? 4 कारण लिखनी है 1857 की क्रांति के असफल होने के। तो देखिए, 1857 क्रांति के कई सारे कारण थे असफल होने का। देखो, उसमें से 4 कारण ही हमें बताना है, ताकि 2 नंबर हमें सटीक रूप से दे दे। ठीक है, तो पहला कारण है कि 1857 की क्रांति जब शुरू या तिथि निर्धारित किया गया था, उस तिथि से पहले ही 1857 की क्रांति शुरू कर दिया गया। यानी एक तिथि निर्धारित किया जाता है कि इस दिन हमें युद्ध करना है, लेकिन उस युद्ध तिथि निर्धारित से पहले ही युद्ध होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि सभी सैनिक जुट नहीं पाए, इसके कारण हार गया युद्ध। भारत क्या हो गया? हार गया युद्ध। ठीक है, 1857 क्रांति में। दूसरा कारण ये है कि भारत के पास पूर्ण रूप से सैनिक नहीं था, संचार व्यवस्था नहीं था, और क्या कहते हैं, संचार और स्थल व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण हार गया। ठीक है, और उसमें हथियारों की कमी थी, भारत में हथियारों की कमी थी। तीसरा ये है, और चौथा ये है कि भारत की विदेशी सहायता नहीं मिला। भारत में कोई भी विदेशी सहायता भारत को नहीं किया, जिसके कारण 1857 क्रांति हार गए भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी श्रीमद् भगवत गीता किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं है, उस पर एक छोटा सा एक टिप्पणी लिखना है। क्या लिखना है? छोटा सा एक टिप्पणी लिखना है। ठीक, तो श्रीमद् भगवत गीता में हमें टिप्पणी, श्रीमद् भगवत गीता एक ग्रंथ है। क्या है? महाकाव्य, सॉरी एक महाकाव्य है। श्रीमद् भगवत गीता एक महाकाव्य है, जिसमें महाभारत के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? महाभारत जो हुआ था ना, उसके बारे में लिखा गया। और वही लिखा गया है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। वही उपदेश के बारे में लिखा गया है कि हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए,
हमें गलत मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, ये सभी उसमें लिखा गया। किसमें? श्रीमद् भगवत गीता में। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अंग्रेज ने भारत क्यों छोड़ा? किन्हीं दो कारण, कितने? 2 कारण को लिखे। देखिए, भारत अंग्रेज क्यों छोड़ दिया, उसका कई सारे कारण हो सकते हैं, तो इसका छोड़ने का 2 कारण हमें लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर का। ठीक है, तो उसका 2 कारण हमें लिखना है। पहला कारण है, अंग्रेज ने भारत छोड़ा इसीलिए क्योंकि भारत में अंग्रेज का व्यापार नहीं चलने लगा, व्यापार चलने ही नहीं लगा। भारत के लोग सोचा कि अब इनका व्यापार हम ठप करेंगे तब ये लोग भाग जाएंगे। क्या होगा? भाग जाएंगे यहाँ से। ठीक है, यानी इसको अगर व्यापार ठप कर देंगे ना तो ये खुद ब खुद चले जाएगा, क्योंकि व्यापार जब चलेगा ही ना, चलेगा ही नहीं तो उन खाएगा कहाँ से, पिएगा कहाँ से, रहेगा कैसे? इसीलिए उनका व्यापार क्या हो गया? ठप कर दिया, यानी बिजनेस को ठप कर दिया गया और चला ही नहीं। ठीक है, इस पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि भारत के लोग लगातार भारत छोड़ो का नारा लगा रहे थे कि अंग्रेज भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। उससे तंग आकर के अंग्रेज ने भारत छोड़ दिया, उससे तंग आकर भारत अंग्रेज छोड़ दिया। ठीक है, 2 कारण ही हमें बताना था, 2 कारण हमने बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिएगा तो आपको आसानी से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजन पद से आप क्या समझते हैं? देखिए, महाजन पद क्या होता है? जैसे हम लोगों में राज होता है ना, अभी वर्तमान में राज होती है, उसमें महाजन पद हुआ करता था। तो 16 महाजन पद था। महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था। 16 महाजन पद था, उसमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध था। तो लिखेंगे कैसे इसको? महाजन पद से क्या समझते हैं? देखिए, महाजन कई सारे गांवों को मिलाकर के जैसे एक क्या बनाया था? जनपद बनाया जाता था। जैसे कई सारे गांव मिलाए, उस गांव को मिलाकर के एक जनपद बनाया जाता था, और कई सारे जनपद को मिलाकर के एक महाजन पद निर्माण किया गया था, यानी राज का, उसे राज भी कह सकते हैं, महाजन पद को हम राज भी कह सकते हैं। तो यानी कई सारे गांवों को मिलाकर जनपद का निर्माण किया गया था, और कई सारे जनपद को मिलाकर के एक महाजन पद का निर्माण होता है। ठीक है, ये लिख दीजिए कि हमें 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहा जाता है? अभिलेख यानी लेख, लिखना। तो कठोर सतह पर लिखे हुए लेख, जो अभिलेख है ना, उसे अभिलेख कहते हैं। कठोर सतह पर लिखे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। कठोर सतह किसे कहते हैं? जिसको हम दाब नहीं सकते हैं उसे कठोर सतह कह सकते हैं। यानी जैसे पत्थर हुआ, ईंट हुआ, उसे दाब सकते हैं? नहीं दाब सकते हैं, वो कठोर सतह हुआ। तो कठोर सतह पर लिखे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख पर पुराने समय में राजा महाराजा अपने बातों को, अपने विचारों को लिखा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की विशेषता क्या थी? यानी गौतम बुद्ध बोले, महात्मा बुद्ध बोले, उनकी विशेषता क्या थी? गौतम बुद्ध कुछ कहते थे, उसकी विशेषता क्या है? तो उनकी जो वाणी होगी, उनकी जो विचार होगी, वो जो बोलते हैं वही ना उसका विशेषता होगा, वही उसका विशेषता होगा। तो गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध का विशेषता क्या है? देखिए, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर, किसी भी शब्द पर, किसी भी बात पर ज़्यादा देर तक सोचना नहीं चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं तो तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, यानी काम कीजिए। अन्यथा उस बातों को छोड़ दीजिए, सोचना ही छोड़ दीजिए, काम कीजिए उस पर, अपने आप काम होने लगेगा। ठीक है, और ये कहते हैं महात्मा बुद्ध जी, उनकी विशेषता बता रहा हूँ मैं, कहते हैं कि किसी भी पराई धन को खुद अपना नहीं समझना चाहिए। यानी किसी भी, कोई भी जो पराई धन है उसको खुद का अपना नहीं समझना चाहिए, और किसी भी काम को करे लेकिन उस काम से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। हमेशा सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, दुराचारी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये सभी उनका क्या है? विशेषता है, महात्मा बुद्ध का विशेषता है। ठीक है, हम लोग 2 नंबर लिखेंगे, 2 नंबर का 4 से 5 लाइन लिखेंगे ना, तो 2 नंबर हमें दे देंगे। ठीक है, 2 नंबर हमें दे ही देंगे, और अच्छे से लिखिएगा, इतनी अच्छे से लिखिएगा कि एग्जामिनर भी, पढ़ने वाले एग्जामिनर भी एकदम मोह जाए। ठीक है, और आपको 2 नंबर आसानी से दे दे। अच्छे से लिखना है। सूरत में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? देखिए, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? कोई ना कोई तो रीज़न होगा, है कि नहीं? रीज़न होगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान मेरा बनकर तैयार हो गया।
लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही हम क्यों लागू किए? इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। देखिए इसके पीछे एक ही रीज़न था कि 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, पूर्ण स्वराज दिवस मनाते आ रहे हैं 26 जनवरी 1930 के दिन। लेकिन 26 जनवरी और 26 नवंबर आ गया, संविधान लागू हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर को। ठीक है, संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर को। लेकिन अगर 26 नवंबर का त्यौहार मनाते और 26 जनवरी का त्यौहार मनाते, यानी अलग अलग त्यौहार हो जाता। इसीलिए 26 जनवरी जो हम लोग मना रहे थे, 26 जनवरी 1930 का जो पूर्ण स्वराज दिवस मना रहे थे, उन्हीं को बरकरार रखने के लिए हम लोग बोले, सभी लोग बोले कि जितने भी उसमें बैठे हुए थे उन सभी लोग बोले कि 2 महीने की बात है, नवंबर है और जनवरी 10 दिसंबर आएगी, जनवरी आएगी, दिसंबर और जनवरी आएगी। तो 26 जनवरी जिस दिन आ जाएगी उसी दिन हम लोग क्या करेंगे? संविधान को लागू कर देंगे, जिससे हमारी स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज दिवस भी मतलब बरकरार रह जाए और 26 जनवरी यानी संविधान दिवस भी हम लोग मनाते रह जाएं। ठीक है, यानी दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया ताकि दोनों त्यौहार हम एक ही साथ मना लें। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, संविधान को बनने में कितनी टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। कितने दिन? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 के दिन बन के तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 के दिन हम लोग लागू किए थे संविधान को। ठीक है, क्यों लागू किए गए थे? क्योंकि पूर्ण स्वराज के जो बरकरार रखने के लिए, उनको मान्यता देने के लिए ही हम लोग क्या किए थे? 26 जनवरी 1950 को हम स्वतंत्रता क्या कहते हैं, संविधान को लागू किए थे। ठीक है, संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे अंतिम क्वेश्चन है, झूम की खेती के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी झूम की खेती, घूम घूम कर खेती करना ही झूम की खेती कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई स्थल है, उस स्थल में हम लोग उपजा लिए फसल, और उस स्थल में फसल को उपजाने के बाद वहाँ की ज़मीन जो है मर जाती है। ठीक है, बंजर भूमि हो जाती है, तो वहाँ फसल नहीं उपजता है। फिर क्या करते हैं? वहाँ पे आग लगा देते हैं और फिर दूसरे जगह हम चले जाते हैं, यानी स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं इसे। दूसरी जगह स्थान बदल कर हम लोग चले जाते हैं और वहाँ पे कृषि करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ पे फसल उगाते हैं। यानी फिर यहाँ पर से उठ के वहाँ गए ना, तो यानी घूम घूम कर खेती करना को हम क्या कहते हैं? झूम की खेती भी कह सकते हैं। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे कि जब हम फसल लगाते हैं और उस जगह फसल उपज जाती है, उसके बाद फिर से दोबारा फसल लगाने पर नहीं उपजती है, तो दूसरे जगह जाकर हम फिर फसल उगाते हैं, उसे ही हम झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, झूम की खेती के अन्य कई सारे नाम हैं, जैसे मिल्पा, बेबर, दहिया, ये सभी आदि इसका नाम है। कई सारे और नाम हैं। ठीक है, जो कि मिल्पा कहाँ बोला जाता था? यूएसए में बोला जाता है, या अमेरिका में। ठीक है, और बेबर कहाँ? मध्य प्रदेश में। दहिया कहाँ? दहिया और अन्य जगह जो बोला जाता है। ठीक है, यानी हर स्थल में इसका हर जगह नाम, हर तरीके के नाम होते हैं झूम की खेती का। ठीक है, तो आपने देखे कि कितने में आसान भाषा में आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन याद करवा चुके हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद नहीं कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा। और पिछले वीडियो में मैंने भी ऐसा ही पढ़ाया हूँ जैसे इस वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखे हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।